हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। इससे पहले वीडियो में हमने कक्षा 6 का अध्याय 16 पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे इतिहास को जानने के स्रोत हैं, हमारा अतीत है, उसके बारे में हमने देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं इसमें वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। आज का चैप्टर है हमारा अध्याय 17 है। इसमें वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, वेदों को लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आप कमेंट करके ये बताइएगा कि पूर्व वैदिक काल का समय क्या था और उत्तर वैदिक काल का समय क्या था। ठीक है, आगे देखिए। वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र इसी वेद का एक मंत्र है। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद का ही मंत्र है और वो तृतीय मंडल से लिया गया है। ठीक है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है और ये प्रश्न एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि गद्य एवं पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है। ऋग्वेद के देखो 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसी प्रकार ये गद्य और पद्य दोनों में, ये आप याद रख सकते हैं। जैसे यजुर्वेद के 2 भाग हैं तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, उसी प्रकार ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है। इसमें यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र हैं। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ में जो श्लोक और मंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं वो है। फिर तीसरा है सामवेद। सामवेद में देवताओं की पूजा के सभी मंत्र शामिल हैं। भारतीय संगीत का जनक तथा कुछ मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसमें से जो कुछ मंत्र हैं, सामवेद के कुछ मंत्र कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि सामवेद में कुछ मंत्र कहाँ से लिए गए हैं, तो आंसर था ऋग्वेद। ठीक है, आगे देखिए। अथर्ववेद, ये अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा, इसका नाम अथर्ववेद। इसमें क्या है, चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित है। जादू टोना आदि भी इसमें ही संकलित किया गया है। देखिए, वेद के 4 भाग। वेद के 4 भाग कौन कौन से होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और वेदों का अंतिम भाग कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है कि वेदों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, तो वेदांत क्या कहलाते हैं। वेद का अंतिम भाग क्या है, उपनिषद। उपनिषद में क्या है, ज्ञान। उपनिषद में ज्ञान है। और संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक में क्या, किस चीज़ का वर्णन किया गया है, कर्म कांड का वर्णन किया गया है। वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी, देखिए। संयुक्त परिवार प्रथा। वैदिक काल में देखो, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तो है ऋग्वैदिक काल और दूसरा जो काल है उसमें ये बाकी तीनों वेद आएंगे। तो परिवार समाज की मूल इकाई संयुक्त परिवार की प्रथा थी और परिवार समाज की मूल इकाई थी। मुखिया पिता होता था, मतलब पुरुष प्रधान समाज था। आजीविका के साधन कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, धंधे। देखो, वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक मानी जाती है। शिक्षा का आधार सादा जीवन, उच्च विचार। शिक्षा का क्या आधार था वैदिक काल में, सादा जीवन, उच्च विचार। लड़का लड़की को समान शिक्षा का अधिकार था। और भाषा क्या थी, बोलचाल की भाषा। एक तो प्राकृत भी थी और संस्कृत। मेन भाषा क्या थी ऋग्वैदिक काल की, संस्कृत मानी जाती थी। नारी का स्थान। ऋग्वैदिक काल में नारी पुरुषों के बराबर सभी अधिकार प्राप्त थे। नारी को पुरुषों के बराबर सभी अधिकार प्राप्त थे और पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं थी।
घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा आदि विदुषी महिलाएं थीं। आदि विदुषी महिलाएं थी वैदिक काल में जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। फिर है संस्कार। संस्कार कितने माने गए हैं? 16 संस्कारों का प्रचलन था। यज्ञ जीवन का आवश्यक अंग था। सभी यज्ञ में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, लेकिन वैदिक काल में बहुविवाह का प्रचलन था, यानी एक से अधिक विवाह किया जाता था। जैसे राजा दशरथ थे, उनकी कितनी पत्नियां थी? 4 पत्नियां थी। इसका मतलब हम ये लगाते हैं कि वैदिक काल में बहुविवाह का प्रचलन था। एक पत्नी प्रथा प्रचलन था। एक पत्नी प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन बहुविवाह का भी प्रचलन था। जैसे राम जी ने क्या किया था? राम जी ने सीता माता से ही विवाह किया था, उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया था। लेकिन उससे पहले क्या था? बहुविवाह का प्रचलन भी था। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, 4 आश्रम थे। पहला था इनमें ब्रह्मचर्य। देखो, संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्षों का मानकर आश्रम को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, यज्ञोपवीत संस्कार से 25 वर्ष तक। यज्ञोपवीत संस्कार का मतलब क्या होता है? जब उन्हें गुरु के पास ले जाया जाता था, वहाँ से लेकर 25 वर्ष तक का काल ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था। फिर है गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष, सब में 25-25 में विभाजित किया गया है 100 वर्ष का मानव जीवन मानकर। विवाह इस आश्रम का मुख्य संस्कार है। यह आश्रम सभी आश्रमों का पोषक है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहकर उनके सारे नियमों का पालन करके व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का पालन करता है। और यह जो आश्रम है, ये सभी आश्रमों का पोषक है, क्योंकि इसी में व्यक्ति आजीविका के साधन के लिए कमाने जाता है। ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में वह अपने, किंतु वानप्रस्थ आश्रम में वह अपने संपूर्ण समाज की सोचता है। गृहस्थ जीवन में तो मनुष्य अपने परिवार की और अपने बारे में सोचता है, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में वह संपूर्ण समाज के कल्याण की सोचता है। गृहस्थों को सलाह देना इस आश्रम की विशेषता है। गृहस्थों को सलाह देना क्या है? इस आश्रम की प्रमुख विशेषता मानी गई है। फिर है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का समय है 75 से 100 वर्ष तक। इस आश्रम में व्यक्ति एक जगह नहीं रहता, बल्कि अलग अलग जगहों पर विचरण करते हुए लोगों को सदाचार की शिक्षा देता है। अंतिम आश्रम कौन सा है? संन्यास आश्रम है। इसमें एक व्यक्ति क्या करता है? एक जगह नहीं रहकर अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को सदाचार की शिक्षा देता है, अपने जीवन के अनुभवों को वो बताता है। फिर है वर्ण व्यवस्था। कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। पहले ऋग्वैदिक काल में, देखो यहाँ आप ये ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित हो गई थी। वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन का मूल आधार कुटुंब या परिवार था। ठीक है। कई कुटुंबों से मिलकर एक ग्राम बनता था, और जिसका अधिकारी होता था वो ग्रामीणी कहलाता था। परिवार का मुखिया क्या था? पिता परिवार का मुखिया होता था, वो क्या कहलाता था? गृहिणी कहलाता था। और जो कुटुंब है, वो कुटुंबों से मिलकर एक गांव बनता था, जिसका मुखिया ग्रामीणी या अधिकारी या मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। राजन राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। जो राज्य का राजा था वो सर्वोच्च अधिकारी था। राजन की सहायता के लिए सभा व समिति नामक 2 संस्थाएं थी। समिति जनता के सदस्यों का संगठन,
सभा केवल मुख्य अधिकारियों और विद्वानों का संगठन। सभा समिति एक और थी विदत। उस समय सभा समिति और विदत, सबसे पुरानी थी विदत, जो इस चैप्टर में शायद नहीं दी गई है, जिसमें और जो इस चैप्टर में था वो ही मैंने इसमें लिखा है, लेकिन एक और थी विदत, आपने शायद पढ़ी भी होगी, है ना। तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि सभा समिति और विदत में से स्त्रियां किसमें भाग नहीं लेती थी। इनमें से दो में वो भाग लेती थी, कौन सी में लेती थी और कौन सी में नहीं लेती थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखो, ये दोनों राजा को पदच्युत एवं निर्वाचित कर सकती थी। सभा और समिति जो थी वो राजा को क्या कर सकती थी, पदच्युत कर सकती थी। और सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। राजा इनके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता था। जो राजा था वो इनकी जो सदस्य हैं उनके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता था। आर्थिक जीवन, वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि, जौ, गेहूँ, चावल आदि की फसलें पैदा की जाती थी। प्रत्येक गांव में दो प्रकार की भूमि होती थी। देखो, प्रत्येक गांव में दो प्रकार की भूमि होती थी। एक थी उर्वरा फसली भूमि। इस भूमि पर किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार होता था। जैसे वर्तमान में होता है ना, खेत होते हैं, उसमें किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार होता था। दूसरी थी खिल्व। उर्वरा में किसी व्यक्ति का अधिकार होता था जहाँ पे फसल उगाई जाती थी। और दूसरी है खिल्व। खिल्व एक बंजर भूमि थी, इस पर संपूर्ण गांव का अधिकार होता था। ग्रामीण यहाँ पे पशु चराते थे। जो खिल्व भूमि थी वहाँ पे ग्रामीण पशु चराते थे। पशुपालन दूसरा मुख्य व्यवसाय था। प्रथम व्यवसाय कौन सा था, कृषि, और दूसरा व्यवसाय है पशुपालन। गाय का जीवन में मुख्य स्थान था, जिसे क्या कहा गया, अघन्या कहा गया है। अघन्या, है ना। गाय को ऋग्वेदिक काल में अघन्या कहा गया है, क्योंकि गाय एक संपत्ति के रूप में होती थी, जिसे आदान प्रदान के लिए जो वस्तु विनिमय का माध्यम था। तो संपत्ति को कैसे मार सकते थे, इसलिए गाय को अघन्या माना गया है। व्यापारी को पणी कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में जो व्यापारी था उसको क्या कहा जाता था, पणी कहा जाता था। व्यापार जल व स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। मुद्रा विनिमय उस समय नहीं था, लेकिन एक सोने का सिक्का चलता था जिसे निस्क कहा जाता था। इससे पहले निस्क को एक आभूषण के रूप में माना जाता था। बाद में धीरे धीरे निस्क एक सोने का सिक्का मुद्रा के रूप में प्रचलन में आया था। ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम तो ये हैं, आधुनिक नाम इनके ये हैं। देखिए कौन कौन सी है। कुंभा, जिसको काबुल कहा जाता है। कुमुर्दा, जिसे कुरकम कहा जाता है। गोमती, गोमल, स्वस्तु, स्वात, सिंधु, सिंध, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, जहाँ पे दसराज्य युद्ध लड़ा गया था। विपासा, व्यास, सतुद्री, सतलज, दृष्टवती, सरस्वती। सो फ्रेंड्स, ये अपना सेकंड चैप्टर पूरा हुआ। तो अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपके जो सुझाव हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको प्रश्न पूछे हैं, कौन कौन से पूछे हैं कि वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता का समय मैंने आपसे पूछा है। और एक और मैंने पूछा है, विदत, सभा और समिति में कौन सी दो में स्त्रियां भाग लेती थी और किस में नहीं लेती थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो हैव ए नाइस डे। थैंक यू।